चलो बच्चों, आज हम मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र में फिजिक्स में पहली हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र। चलिए देखिए, पहली हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये पहला टॉपिक है आपका। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं समझिए। किसी चुंबक के चारों ओर, जैसे कोई चुंबक रख दिया गया है, ठीक है, ये चुंबक रखा हुआ है, ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है साउथ। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, जैसे ये चुंबक है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक अगर लाया जाए, ठीक है, कोई अन्य चुंबक लाया जाए तो इसके आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। जैसे अगर इस साउथ पोल को लाया जाएगा तो आकर्षण, अगर नॉर्थ पोल को इसके पास लाया जाएगा तो प्रतिकर्षण। किसी चुंबक के चार, जैसे आवेश में पढ़ा आपने, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश जो है लाया जाए, ठीक है, जैसे आवेश है, आवेश के चारों ओर का वह रीजन ऐसे है, इसमें कोई अन्य आवेश लाया जाए, उसके आकर्षण का प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, ठीक है, उसी को कहते हैं हम क्या, उसी को कहते हैं हम चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र। वैसे किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश उसके आकर्षण का प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, देखो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जो है ऑस्ट्रेट ने बताया था। ठीक है, ऑस्ट्रेट ने एक प्रयोग किया था, तो हम ऑस्ट्रेट के प्रयोग के बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए, ऑस्ट्रेट का प्रयोग क्लियर है। ऑस्ट्रेट का प्रयोग, थोड़ा सा नेट को बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा सेकंड। देखिए, ऑस्ट्रेट का प्रयोग यहाँ पे लिखेंगे, ऑस्ट्रेट का प्रयोग। ऑस्ट्रेट एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने सबसे पहले ये देखा, पहले तो एक सिंपल से एक ऑब्जर्वेशन देखा उन्होंने। एक वायर है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही, ठीक, उन्होंने एक स्टेबल चार्ज यहाँ पे रख दिया, स्टैटिक चार्ज क्यों, ठीक है, एक सिंपल सा चार्ज यहाँ पर रख दिया, ठीक। तो उन्होंने देखा कि जब ये स्टेबल है तो इसमें किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है, ठीक है, लेकिन इस चार्ज को जब v वेलोसिटी के साथ क्या किया, मूव करा दिया, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ये चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, इधर की ओर मूव कर रहा है धीरे धीरे करके, मतलब इस पर एक कोई फोर्स लग रही है इधर की ओर। तो यहाँ से इतनी दूर इलेक्ट्रिक फोर्स तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चालक में होती है, ठीक है। तो अब इसके चारों ओर जो है एक ऐसा क्षेत्र होगा, ठीक है, जो कोई दूसरा क्षेत्र है जिसका नाम उन्होंने क्या कहा, चुंबकीय क्षेत्र कहा। तो उसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया, वो प्रयोग आप देखें, ठीक है। देखो, उन्होंने एक सर्किट ली, 3 तरीके की सर्किट बनाई ऑस्ट्रेट ने। ये तो एक ऑब्जर्वेशन था, उसके बाद उन्होंने एक प्रयोग किया। प्रयोग के लिए उन्होंने 3 सर्किट बनाई। देखो 3 क्या, एक ही सर्किट, उसको तरह तरह से यूज किया। देखो ये हो गया आपका, यहाँ पे एक प्लस बैटरी लगी है, यहाँ पे एक लगा है, पहला हो गया। यहाँ पे कंपास, पहला चित्र हो गया, ठीक है। ये है चुंबकीय सुई, आपको लिख लेना है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चुंबकीय सुई, ये पहला फिगर हो गया, ठीक। सेकंड फिगर की बात करें, कुछ ऐसा था, की कुंजी कहेंगे, इसको की कुंजी कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी उन्होंने कैंपस रखा, इसमें अब डिफ्लेक्शन मिला, ठीक। ये सेकंड फिगर हो गया। थर्ड फिगर ऐसे उन्होंने बनाया, ये बैटरी इधर लगा दी, कुंजी के यहाँ पे लगा दी ऐसे, इसमें धारा इधर से प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा इस साइड से प्रवाहित हो रही है, तो इसमें करंट इधर जा रही है, नहीं इसमें करंट नहीं है, करंट जीरो है, इसमें करंट है, ठीक है। अब देखो ये तीसरा फिगर, उन्होंने ऐसे 3 फिगर लिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि पहली स्थिति में, प्रथम स्थिति में, देखो ऑस्ट्रेट के प्रयोग में, लिखने को कभी कभी आता है, लिखेंगे ऑस्ट्रेट के प्रयोग में, ठीक। सर्वप्रथम जब ऑस्ट्रेट ने परिपथ में के कुंजी को खुला रखा तो उन्होंने देखा चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप प्राप्त नहीं हुआ, और जो चुंबकीय सुई है वो नॉर्थ साउथ दिशा में ठहरी गई, ठीक है, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ साइड में ऐसे ठहरी गई, कोई भी विक्षेप उसमें प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। फिर द्वितीय स्थिति में जब ऑस्ट्रेट ने के कुंजी को ऑन कर दिया तो धारा परिपथ में, ठीक है, ए से बी की ओर प्रवाहित होने लगी, ए से बी की ओर प्रवाहित होने लगी,
ठीक है। जब ए से बी की ओर प्रवाहित होने लगी तो उन्होंने देखा कि चुंबकीय सुई में एक दिशा में विक्षेप प्राप्त हुआ। ठीक है, पुनः उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने किया ये कि बैटरी की ध्रुवता बदल दी। अब इधर माइनस इधर प्लस कर दिया। ठीक है, तो थर्ड थर्ड स्थिति डालेंगे, लिखने का तरीका है थर्ड स्थिति में डालेंगे। ठीक है, थर्ड स्थिति जब डालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए उन्होंने जब बैटरी की ध्रुवता बदल दी तो अब धारा बी टू ए प्रवाहित होने लगी। कैसे प्रवाहित होने लगी, बी टू ए। जब धारा बी टू ए प्रवाहित होना शुरू हुई, ठीक, तब उन्होंने देखा कि डिफ्लेक्शन पहले से ठीक उल्टा हुआ, मतलब 180 डिग्री सुई क्या की, घूम गई। ठीक है, तो इस आधार पर उन्होंने एक निष्कर्ष प्राप्त किया। तीनों स्थिति लिख लेंगे, फिर लास्ट में लिखेंगे प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति, तृतीय स्थिति डाल के लिखेंगे, और फिर लास्ट में निष्कर्ष हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे, निष्कर्ष। उन्होंने फिर उसमें लिखेंगे अपने प्रयोगों के आधार पर। ठीक है, ऑस्टेट ने बताया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, ऑस्टेट ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये ऑस्टेट के प्रयोग की एक सफलता थी। ठीक है, चलिए देखिए अब आ जाते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे बायो-सवर्ट लॉ। क्या पढ़ेंगे, बायो-सवर्ट लॉ। चलिए देखिए अगला टॉपिक है बायो-सवर्ट लॉ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बायो-सवर्ट लॉ, बायो-सवर्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, शुरू करें, चलिए ठीक है। बायो-सवर्ट लॉ में ऐसे एक वायर खींच लिया उन्होंने। ठीक है, इसमें नीचे से धारा आई जो है प्रवाहित हो रही है। एक एलिमेंट ले लिया डीएल, एक सूक्ष्मखंड ले लिया क्या, डीएल। जहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया पी। ठीक है, इस पर एक आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया पी। इस पर जो है आपको क्या फाइंड करना, चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना। बायो-सवर्ट ने क्या कहा, बायो-सवर्ट ने बताया, बायो-सवर्ट ने विभिन्न आकार के आकृति और चालकों के धारा में प्रवाहित करने पर उसमें चुंबकीय क्षेत्र की विवेचना की। ठीक है, उसका विस्तृत अध्ययन किया और बायो-सवर्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया। ठीक है, देखो बायो-सवर्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि किसी चालक के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी, मान लो भाई ये सूक्ष्मखंड डीएल है, तो इसका मतलब इस पर, इस डीएल के कारण, इस पर सूक्ष्मखंड के कारण इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी कितनी होगी, सूक्ष्म होगी, डीबी होगी कि नहीं होगी, सूक्ष्म कितनी होगी, डीबी। तो देखो पहली बात उन्होंने क्या बताई, सोचो, पहली बात उन्होंने बताई बायो-सवर्ट ने, पहला क्या लिखेंगे, बायो-सवर्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि किसी चालक तार के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी, किसी चालक तार के सूक्ष्मखंड डीएल के कारण पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी जो है वो चालक में प्रवाहित धारा आई की क्या होती है, अनुप्रमाणुपाती होती है। पहली बात बताई। ठीक है, आप थ्योरी ऐसे लिख लेंगे, बायो-सवर्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि किसी चालक तार के सूक्ष्मखंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी जो है वो उसमें प्रवाहित धारा आई के क्या होती है, अनुप्रमाणुपाती होती है। मतलब जितनी ज्यादा धारा उतना ही पी पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, सेकंड बात उन्होंने क्या बताई, उन्होंने कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है डीबी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र डीबी सूक्ष्मखंड की लंबाई डीएल के क्या होता है, अनुप्रमाणुपाती होता है। मतलब डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बताया, डीएल। मतलब जितनी ज्यादा इस सूक्ष्मखंड की लंबाई लेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा, मतलब ज्यादा लंबा तार लेंगे, ज्यादा लंबा खंड लेंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। बात समझे। थर्ड बात उन्होंने क्या बताई, थर्ड बात उन्होंने कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है डीबी, मतलब पी पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो इस डीएल और पी को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा की ज्या के क्या होता है, अनुप्रमाणुपाती होता है। मतलब डीबी डायरेक्ट किसके बताया उन्होंने, साइन थीटा। ठीक है, फिर से देखो, सूक्ष्मखंड किसी सूक्ष्मखंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय डीबी जो है सूक्ष्मखंड तथा पी को मिलाने वाली रेखा के बीच, और ये सूक्ष्मखंड है ना, सूक्ष्मखंड और पी को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के क्या होता है, अनुप्रमाणुपाती होता है। एक ये बताया। चौथी बात उन्होंने बताया कि डीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई किसके, आर स्क्वायर। मतलब बायो-सवर्ट ने बताया कि किसी सूक्ष्मखंड के कारण पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी जो है सूक्ष्मखंड तथा पी को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से अगर सब चीज साथ में लिखें तो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लिख सकते हैं आई टी एल साइन थीटा अपॉन कितना, आर स्क्वायर। क्लियर है।
तो इस तरीके से यहाँ कांस्टेंट जोड़ देंगे। डी बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये हो जाएगा आपका आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये आपका किसी सूक्ष्म खंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब एक किसी मतलब छोटे छोटे चार्जेस के लिए है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सूक्ष्म खंड डीबी के कारण ये हो गया आपका, ठीक समझ में। तो ये यही था आपका बायो सावर्ट लॉ। अब देखो अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। वेक्टर फॉर्म की अगर बात करें तो वेक्टर फॉर्म इस तरफ लिख देते हैं। देखो यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म लिखे हैं हम तो देखो ये हो गया वेक्टर फॉर्म। वेक्टर रूप लिखें तो वेक्टर रूप क्या हो जाएगा समझो। देखो इंटीग्रेशन कितना है टीवी, ठीक है, और सॉरी अभी वो लिखना है आपका, हाँ तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से आपका डी बी इक्वल टू आपको नॉर्मल लिखा म्यू नॉट अपान 4 पाई और ये लिखा था आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। बातें समझ में, ठीक है। ये अब जरा देखो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको ऊपर डी एल है और साइन थीटा है, डी एल और साइन थीटा। आई आपकी अदिश राशि है, मतलब साइन थीटा को हटाने के लिए आपको यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी चाहिए। तो हम दोनों ऊपर नीचे क्या करते हैं आर से मल्टीप्लाई करते हैं। डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई और ये आई बाहर कर लो और यहाँ पर लिखो डी एल आर साइन थीटा अपान में, जब ऊपर आर से गुणा किया तो नीचे भी आर क्यूब। देखो वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के तो डी एल साइन थीटा को हटाएंगे तभी वेक्टर फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है। साइन थीटा को हटाने के लिए अब आपने पढ़ रखा है कि वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या पढ़ा आपने ए बी साइन थीटा, पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है। इस केस में डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये क्या हो जाएगा आई ब्रैकेट में डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक, अपॉन में डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर, ठीक है। ये इसका वेक्टर फॉर्म है जो कि इंपॉर्टेंट है, डी एल वेक्टर क्रॉस आर, ठीक। आप बात समझ में आई ना, ठीक है। बायो सावर्ट ने क्या कहा, ठीक है। अब देखो बायो सावर्ट में जहाँ म्यू नॉट जो है, देखो जहाँ पे एक चीज़ और डाल देंगे, म्यू नॉट अपान 4 पाई जो है अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶। और म्यू नॉट जो है वो निर्वात की चुंबकशीलता है, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता क्या है, चुंबकशीलता। तो देखिए सबको एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है, समझो बात को। देखो यहाँ पर लिखा है आपके पास, यहाँ पर लिखा है कि बायो सावर्ट लॉ के अनुसार बायो सावर्ट में विभिन्न आकार के तारों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करते हुए उन्होंने कहा कि किसी तार के सूक्ष्म खंड के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डीबी जो है चालक तार में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, तथा सूक्ष्म खंड की लंबाई डीएल के अनुक्रमानुपाती व सूक्ष्म खंड तथा पी को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती तथा सूक्ष्म खंड व पी के बीच की दूरी के वर्ग के विविध समानुपाती होता है। तो सबको साथ में लिख लिया, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दैट मींस डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो वेक्टर रूप में लिखा तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल आर साइन थीटा आर क्यूब, और इसकी वैल्यू रख ली, सॉल्व कर दिया तो आ गया आपका, ठीक है। अब आपको बताया म्यू के निर्वात की चुंबकशीलता, म्यू है निर्वात की चुंबकशीलता, जैसे एप्सिलॉन नॉट वैद्युतशीलता थी तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी, उसकी थी परमिटिविटी, क्या कहते हैं परमिटिविटी, मतलब दैट मींस इट्स अलाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट अलाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट हाउ मच इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड, ठीक है। सिमिलरली म्यू नॉट इट्स आल्सो अलाउ द magnetic field, how much apply the force of magnetic field on a magnet, ठीक है। देखिए आगे फिर इसके बाद नेक्स्ट है, देखो ये हो गया आपका। अब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक और वो निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, देखो ये हो गया होगा आपका सभी को, तो यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शुरू करेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, द्वितीयक मात्रक होते हैं, देखो न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, ये मात्रक होता है। क्या लिखो आप, वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखो, क्या लिखेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखो, या नॉर्मल टेस्ला लिखो,
ठीक है, क्या लिख लेंगे, डिस्प्लाई। ये तीनों मात्रक आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। ये हो गया आपका। आप तीनों मात्रक चुंबकीय क्षेत्र के लिए यूज करें, न्यूटन पर एम्पीयर किलोमीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला, ठीक है, तीनों यूज किया जा सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक, अब म्यू नॉट का मात्रक मान और विमा, ठीक है, म्यू नॉट का मात्रक मान व विमा, हेडिंग डालेंगे मात्रक मान व विमा। चलिए शुरू करें। इस तरीके से कहने का मतलब ये है, देखो चूंकि आपने पढ़ रखा है टीबी अपान, ये पढ़ा है ना, टीबी अपान म्यू नॉट अपान, नहीं टीबी इज इक्वल टू, सॉरी क्या पढ़ रखा है, टीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, क्या पढ़ा है, म्यू नॉट अपान 4 पाई, और यहाँ से आइडियल पढ़ा आपने, क्या पढ़ा है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर। देखो साइन थीटा का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है ना, ठीक, तो सिर्फ अगर साइन थीटा को 90 डिग्री मान के अगर फार्मूले को ऐसे लिखें, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, और क्या लिखें, आई डी एल अपान आर स्क्वायर। तो देखो आपको म्यू नॉट चाहिए, तो म्यू नॉट चाहिए तो इधर से मल्टीप्लाई कर दो उठा के, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी आर स्क्वायर अपान डी बी आर स्क्वायर अपान आई इंटू डी एल। भाई 4 पाई का कोई मतलब ही नहीं, तो म्यू नॉट का मात्रक लिखो, म्यू नॉट का मात्रक देखो न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर, आर का मात्रक मीटर स्क्वायर, बटे में आई का मात्रक एम्पियर, डी एल का मात्रक मीटर, ये होगा, ठीक, तो मीटर से मीटर कैंसिल, इस वाले मीटर से मीटर कैंसिल, ठीक है, तो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं है, ठीक, अगर बीमा रखें निकालनी है तो बीमा क्या हो जाएगी, देखो न्यूटन है एम एल टू टी माइनस टू ना, भी न्यूटन है ना, तो बता देते हैं एम एल टी माइनस टू होता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एम एल टी माइनस टू बटे ए टू, एम्पियर है ना, ए, तो हो जाएगा आपका कितना, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, ठीक है, टू नहीं होगा सर, बार बार गलती हो जा रही है, एम एल टी माइनस टू, ठीक, मान निकालना, तो मान आपको पता है क्या होगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू मैंने बताई थी 10 की पावर -7, तो यहाँ से म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये मान मात्रक बीमा समूह तीन, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक ये हो गया। अब देखो बायोसॉर्ट का वेक्टर रूप हो गया, अब अगला देखो म्यू नॉट व एप्सिलॉन नॉट में संबंध, अब लौटा पिक होगा क्या, म्यू नॉट व एप्सिलॉन नॉट में संबंध। चलिए इसको हटा देते हैं। देखो म्यू नॉट व एप्सिलॉन नॉट में संबंध, संबंध निकालें, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट का मतलब निर्वात की चुंबकशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता में संबंध, ठीक है, सिंपल सा है, बहुत कठिन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो चूंकि म्यू नॉट अपान 4 पाई इज इक्वल टू आपने पढ़ रखा है 10 की पावर -7, इक्वेशन नंबर 1 बनाना, ठीक, बट आपने 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है, 9 × 10 की घात, ठीक, ये बन गया समीकरण नंबर, समीकरण नंबर 1 और 2 को, समीकरण नंबर 1 से 2 को भाग देने पर, 2 को भाग देने पर, भाग दे दो तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई बटे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, बटे में 10 की घात -7 बटे में 9 × 10 की घात 9, ठीक है, ये तो अगर हम 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर लें तो ये ऊपर चला जाएगा, तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बचेगा, तो ये नीचे ले आओ, 9 × 10 की घात 9 + 7 मतलब 16, ठीक, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 बटे 9 × 10 की घात 16, ठीक, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1 बटे 3 × 10 की घात 8 का होल स्क्वायर, भाई 3 × 9 8 × 16, और देखो ये प्रकाश की चाल है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 अपान सी स्क्वायर, इसका मतलब सी स्क्वायर बराबर 1 अपान म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, ठीक, तो अब अगर आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, जी देखिए यहीं पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, देखो सी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा 1 अपान √ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आपका संबंध होता है, ठीक है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट,
क्लियर है? ठीक, तो इस तरीके से का रिलेशन निकला है म्यू नॉट और एप्सिलॉन। ठीक, अब देखो कुछ नोट हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए उनको हटाते हैं। कुछ नोट लिखे हैं उनको देखेंगे। ठीक है, देखो नोट है पहला, सबसे पहला नोट है नंबर, लिखा है बायो सेवर्ट का नियम केवल केवल अल्पांश लंबाई के लिए मान्य है, अतः पूरे चालक के सूक्ष्म खंड के लिए अगर निकालना हो, पूरे चालक के लिए अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, ठीक है, पूरे चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र अगर ज्ञात करना हो तो आप इंटीग्रेट कर देंगे डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, और क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अपान आर स्क्वायर ऐसा लिख देंगे। तो यहाँ ये बी हो जाएगा डीवी का, बाई इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स होता है तो इंटीग्रेशन डी वी डी वी हो जाएगा। कांस्टेंट बाहर कर लो, म्यू नॉट अपान 4 पाई, तो आई है आपको कांस्टेंट, तो बचा कितना, डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे चालक तार के काम निकल आएगा। ठीक है, तो यही नोट था पहला। ठीक है, हमने आपको एक और कुछ नोट और लिखे हैं उसमें, तो ये पहले भी बता चुके हैं। जैसे नोट नंबर 2 लिखा है, नोट्स पे आपको मिल जाएंगे, भी नोट्स अपलोड कर देंगे बाद में। ठीक है, देखो अगर चालक में आई धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पर अगर प्लस क्यू चार्ज रखा है और ये रेस्ट पर है तो इस पर किसी भी प्रकार का फोर्स अप्लाई नहीं होता है। थर्ड वाला क्या है, ठीक है, अगर इसमें आई धारा नीचे ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और यही चार्ज अगर मोशन में है तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई, चुंबकीय बल अप्लाई हो। बातें समझ में आई? ठीक, समझ में आ रहा है ना? चलिए देखिए, अब इसके बाद आते हैं दाएं हाथ के हथेली का नियम, हटा दें इसको। चलिए अगला है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। अगला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। ठीक है, चलिए देखिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना शुरू करें। देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए पहला नियम है दाएं हाथ के हथेली का नियम। पहला नियम है दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1, दाएं हाथ के हथेली नियम 1 पहला। ठीक, देखो दाएं हाथ के हथेली के नियम में क्या बताया गया, ठीक है, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे व उसके पास की सभी उंगलियों को परस्पर इस प्रकार फैलाएं, ठीक है, सभी उंगलियों को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि उंगलियां और पहली उंगलियां परस्पर क्या लंबवत हों, तथा अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में व फैली हुई उंगलियां उस बिंदु की ओर हो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या करना, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हथेली से बल लगाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपका चालक तार वायर है, ठीक है, अब धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित है, यहाँ से यहाँ की ओर, ऊपर की ओर, ठीक, नीचे से ऊपर की ओर, ध्यान देना नीचे से ऊपर की ओर। अब क्या कहा गया, इस पॉइंट पे पॉइंट करना है, यहाँ पे पॉइंट करना, समझिएगा, तो यहाँ पे पॉइंट करना। तो आप क्या करेंगे, देखो अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में, अंगूठा जो है वो चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में, और पहले ही उंगलियां उस बिंदु की ओर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, यहाँ पर फाइंड करना। क्लियर है, ऐसे रखेंगे अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में, और यहाँ पर तो बल लगाने की दिशा देखो यही तो होगी, ऐसे। ठीक है, मतलब कागज के तल के लंबवत किधर की ओर, अंदर की ओर। ठीक, अगर इस साइड में फाइंड करना है तो देखो चालक में प्रवाहित धारा की दिशा ऊपर की ओर है, तो ऐसे रखेंगे इधर की ओर, इस साइड। ठीक है, इस साइड में होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, इस तरीके से आप मैग्नेट, अगर ऐसे वायर हो, ठीक, और वायर में धारा इधर से इधर को फ्लो कर रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है, जब इधर से इधर को फ्लो कर रही है तो ऐसे रखेंगे। ठीक है, और ऊपर निकालना, तो यहाँ पे निकालना, अब फैली उंगलियां उस बिंदु की ओर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में ऐसे रखा, ये इधर को नीचे फाइंड करना, तो ऐसे रखेंगे इधर को हमारी तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से सीधा से कॉन्सेप्ट है। ऐसे चालक में प्रवाहित धारा उंगलियां रखो, उंगलियां घुमाना शुरू, जहाँ पे उंगलियों की नोक निकले वही मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर इधर की ओर, नीचे इधर की ओर, यहाँ पे नीचे की ओर, ऐसे जहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे निकालना हो तो ऊपर की ओर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इस तरीके से कहने का मतलब कि आपको डायरेक्शन इससे पता लग जाएगी। ठीक, चलिए देखिए आगे मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। सेकंड नियम क्या है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। ठीक है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। अब देखो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, यदि हम अपने पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि नोक चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तब पेचकस को घुमाने के लिए उंगलियां जिस बिंदु की ओर घूमती हैं
ठीक है, वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। चलिए देखिए इसके लिए भी देखिए, जैसे मान लो ये तार, ठीक है, अब इसे धारा हमने बताया इधर से इधर को प्रवाहित हो रही है, पेचकस यहाँ पे रखेंगे, इसको कसेंगे, ठीक है, कसेंगे तभी नोक इधर की ओर भागेगी, मतलब नोक नोक चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में। तो जब घुमाएंगे तो उंगलियां किस तरफ घूम रही है, ऐसे घूम रही है, घूम रही है, ठीक, इसका मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऐसे, समझ में आएगी नहीं, जैसे यहाँ पे इधर धारा बह रही है, मान ऐसे धारा बह रही है, ठीक, जब इधर को धारा बह रही है तो हम ऐसे पेचकस रखेंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे ना, उंगलियां किधर को घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे इस पे चल रहा है, समझ में आएगी नहीं है, ठीक, तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्लियर है, चलिए आगे। फिर इसके बाद ठीक है, आपको देखो यहाँ पर वायर दिया गया है, ऐसे कुछ वायर बने हुए हैं, इसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ऐसे बना है, एक ऐसे करंट बना हुआ है ना, देखो यहाँ पे पॉइंट P1 पे निकालना है ना, यहाँ पे क्या निकालना है, P2 पे निकालना है, P2 पे कितना होगा, यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे P3 पे निकालना है ना, इधर निकालना है, P4 पर निकालना है, ऐसे कई सारे हैं, आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अगर धारा देखो यहाँ पे धारा की डायरेक्शन में पहले दी गई है, धारा दी गई है, हाँ, ऐसे निकल रही है बाहर की ओर, तो यहाँ पे P पॉइंट पे फाइंड करना है, ठीक, यहाँ पे धारा अंदर की ओर जा रही है, हैं, फिर इस P पॉइंट पे फाइंड करना है, ये चीज़ों को ध्यान देना, ठीक, P पॉइंट यहाँ पर, ठीक, चलिए देखिए शुरू करते हैं। देखो अगर ध्यान दें तो इस तरीके देखो, ये धारा ऊपर की ओर ऐसे पड़ी हुई है लाइन, ठीक, तो देखो ऐसे P पॉइंट यहाँ पे है आपका, देखो इस जगह पे, तो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर देखो धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, इसमें आपको फिगर में दिख रहा होगा, ठीक, ऐसे रखेंगे, ऐसे अंदर की ओर रख देंगे, ठीक है, इस जगह पे कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। अब इस जगह पे बात करो, ठीक है, अगर ऊपर वाले तल से बात करो, कर्सर जहाँ दिखा, तो देखो धारा ऊपर की ओर जा रही है, ऐसे रखेंगे, और ये देखो P पॉइंट इधर है ना, इधर की ओर, ऊपर की ओर, मतलब यहाँ कागज के तल के लंबवत किधर, बाहर की ओर, ये आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही वैसे इस वाले वायर पे देखो, P वाले पे देखो धारा नीचे की ओर आ रही है, इसमें ऐसे रखेंगे, P3 पर इधर की ओर, और इसी हाथ को घुमाओ इधर P4 पर किधर, बाहर की ओर, समझ में आएगी नहीं है, तो इधर हो गया P3 पे अंदर की ओर, और इधर P4 पर बाहर की ओर, ठीक, ऐसे। अब देखो इसमें धारा दी गई है आपको, धारा देखो किधर बाहर आ रही है, ऐसे बोर्ड से बाहर की ओर आ रही है ना, बोर्ड से कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, तो अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में। अब देखो यहाँ पे आपको फाइंड करना है ना, देखो ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, देखो अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में ऐसे बाहर की ओर है, ठीक, उंगलियों को घुमाते चलिए, इस पॉइंट पर उंगलियां इधर की ओर बाहर निकल रही हैं, मतलब इस पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की ओर होगी, कुछ इस प्रकार से, देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी। अरे भाई ऐसे बाहर की ओर निकल रही है, तो ऐसे रखे हैं, देखो उंगलियों को घुमाओ घुमाओ घुमाओ, ये देखो ऊपर की ओर गई, उंगलियों को ऊपर की ओर गई, ठीक, ऐसे इस वाले में देखो अंदर की ओर जा रही है, सेकंड वाले में अंदर की ओर जा रही है ना, अंदर की ओर ऐसे रखा अंगूठा, अब घुमाओ घुमाओ घुमाओ, ये देखो ऐसे पी यहीं पे लिया गया है, तो यहाँ पे अंदर की ओर, ठीक, मतलब इस पर बी की डायरेक्शन ये, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, इस तरीके से आपको ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक, डायरेक्शन में। अब देखो बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग क्या है आपके पास, बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग शुरू करें, पहला डेरिवेशन है, ठीक, बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग स्टार्ट करते हैं। देखो चलिए, बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग, बायो सेवर्ट नियम का अनुप्रयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है पहला, ठीक है, पहला अनुप्रयोग है परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय, ठीक है, परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक लिख देते हैं, धारावाही चालक, परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, आपको क्या करना, परिमित लंबाई के धारावाही चालक के कारण। चलो तो इसका फिगर बनाते हैं, बड़ा सा फिगर है थोड़ा सा, इसमें आई धारा प्रवाहित ऐसे, आप समझो बात को। देखो मैंने किया क्या है, जहां से सीधे डिस्टेंस पर पी पर आपको क्या करना है, एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है यहाँ,
अब देखो, आप अगर हम एक छोटा एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं, देखो अगर ये एलिमेंट हम सूक्ष्म लें, यहाँ पे कहाँ पे, देखो ये डीएल डीएल ले लिया, क्या ले लिया, डीएल। अगर ये एलिमेंट मैं यहीं पे लेता तो एक पर्टिकुलर कंडीशन पर मैग्नेटिक फील्ड निकलती, इसीलिए मैंने ये एलिमेंट यहाँ पर लिया है, ठीक है। अब सोचिए जरा, अब आप इसको मिला दीजिए पहले यहाँ पे, ये मिला लीजिए पी, ठीक। और ये पी मिलाने के बाद इस एंगल को आप थीटा दिखा दीजिए, कितना एंगल बन रहा है, थीटा, ठीक। ये आपका 90 है, ये याद रखिएगा, ठीक। अब इनके दोनों सिरों को आप मिला लीजिए पी पे, ऐसे मिला। तो पहला एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक आपका 5 1, कितना है 5, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो है ये वाला, ये वाला, ये वाला नहीं, ये वाला मिला लें लास्ट वाला सिरा, लास्ट वाला सिरा ऐसे मिला लें, ठीक। ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है 5, ठीक। एक एंगल इस साइड में नापा जा रहा है, एक एंगल इस साइड में नापा जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। तो ये हो गया आपका आई धारा प्रोवाइड। देखो यहाँ से अगर ध्यान दें, अगर मैं ध्यान दूँ तो देखो ये लंबाई मैंने एल मान लिया, ये लंबाई सेंटर से आपने एल डिस्टेंस पर ले ली, कितने पर ले ली है एल। ये डिस्टेंस आपके पास ए है, ये डिस्टेंस कितनी है ए, 5 1 5 2 सब डिसाइड हो गया, ठीक है। आई थिंक सारी चीज़ें डिसाइड हो गई। माना एक लंबा तार है ए बी, तो ये की धारावाही चालक तार कौन सा है ए बी, ठीक है। इसमें हम एंगल को लिख देते हैं थोड़ा सा। देखो ये वाला अगर ओ कह लें, इसको सेंटर को हम क्या कह लें ओ, इस पॉइंट को ओ कह लें, ये पी कह लें, ए कह लें और बी कह लें। तो देखो आपको दिया क्या गया है थोड़ा सा, ओ पी पी, चित्र को बहुत सही से बनाएंगे तभी समझ में आएगा। ओ पी बी, ओ पी बी 5 2, कितना है 5 2। एंगल इसी प्रकार से ओ पी ए, ओ पी ए जो है वो 5 1, ठीक। और एंगल दूसरा वाला कौन सा लेंगे ओ पी पी, इसको कह लो सी, इसको सी नाम दे दो, ओ पी सी, ओ पी सी केवल थीटा है, ठीक। ये एंगल है। आप चित्र को बहुत अच्छे से बनाएंगे तभी समझ में आएगा, समझ में आया ना। तो ये हो गया आपका। तो लिखेंगे माना एक रेखीय धारावाही चालक तार है, माना एक परिमित लंबाई का रेखीय धारावाही चालक तार ए बी है, जिसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित है, तार के निकट ए दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, ठीक। तो इस सूक्ष्म खंड के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र पहले ज्ञात करो। देखो सूक्ष्म खंड डीएल के कारण, बायोसॉर्ट का नियम लगाएंगे, डीएल के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लो, ठीक है। देखो चुंबकीय क्षेत्र अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी बी इक्वल टू सिंपल से म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल बाई म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर। अभी एक चीज बचा है साइन। अब एंगल कितना लेंगे, देखो एंगल आपको ये वाला चाहिए, सूक्ष्म खंड तथा मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ये वाला चाहिए। ये वाला एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा, चेक कर लो, ये थीटा ये 90, तो 180 में से 90 माइनस थीटा घटाएंगे तो 90 माइनस थीटा तो बचेगा, तो यहाँ बचेगा साइन 90 माइनस थीटा, चेक कर लो भाई। देखो ये थीटा ये 90 और ये त्रिभुज बन रहा है ना इसमें, तो 180 प्लस 90 और माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है। इस तरीके से हाँ यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद देखो ये हो जाएगा आपका डी बी इक्वल टू, ठीक है, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, हो जाएगा आपका आई डी एल साइन 90 की जगह पर साइन 90 प्लस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा और अपान में हो जाएगा टोटल आर स्क्वायर। बातें समझ में आई। आप यहाँ से समीकरण नंबर 1 बना लेंगे, क्या बना लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक। अब ये समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। अब देखिए अगले अगले में आ जाओ, इसको हटा देते वेक्टर ग्रुप वाले को, देखो समझ में आया। यहाँ पे एक यहाँ पे खत्म हुआ, अब आ जाओ दूसरे वाले में, ओके। देखो चलिए अब इसके बाद ये है आपका अगर लिखेंगे तो देखो वहां तक हो गया था। अब त्रिभुज लेंगे पीओसी, त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज पीओसी में, ठीक है। और पीओसी में हम लगाएंगे कॉस थीटा, क्या लगाएंगे कॉस थीटा, ठीक। अब देखो त्रिभुज पीओसी कैसा था, अभी हम देखो बना दे रहे हैं। पीओसी कुछ ऐसा बना हुआ था, यहीं पे बना दे छोटा सा, आप इसको नोट्स में होता है, नोट से नोट्स उतारिएगा। देखो पीओसी आपका ऐसा, ये वाला, ये उसी चित्र को कंपेयर करा के हम बना रहे हैं, ये ऐसा था, ठीक। ये आपका ओ था, ये पी था और ये क्या था सी, है ना, ओ पी सी। देखो ये वाला कोण थीटा है, ये आपकी डिस्टेंस एल है ना, ये एल है और ये कितना है ए, है ना। कॉस थीटा जब लेंगे तो कॉस थीटा आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे क्या होता है कर्ण।
और इस डिस्टेंस को आर मान लेते हैं, ठीक है। इस डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, आर। ये वाली डिस्टेंस आपके पास आर है, कौन सी है, आर। देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस आपके पास टोटल आर है यहाँ से, ठीक है। ओके, ये आर, क्लियर। यहाँ से आर। तो अब देखो cos थीटा में ये कोण बना है, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण तो ए बटे आर हो जाएगा। देखो आधार बटे कर्ण, ए बटे कितना हो जाएगा, आर। यहाँ पर ध्यान दो, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ए बटे क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ए बटे कितना हो जाएगा, आर। इसी चित्र को यहाँ पे बनाया था मैंने, ठीक है। ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण मतलब ए अपान आर, ठीक। तो यहाँ से आर बराबर जब निकालेंगे तो ए बटे cos थीटा आ जाएगा। आर बराबर क्या आ जाएगा, ए बटे cos थीटा आ जाएगा। आगे देखो, ठीक है। और यहाँ से आप चाहो तो आर बराबर ए cos थीटा रख या ए सेक थीटा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आर बराबर इसको लिख लो ए सेक थीटा, लिख के छोड़ दिया मैंने, ठीक। पुनः इसी त्रिभुज में tan थीटा भी लगा लो, ठीक है। उसी का छोटा सा पार्टी बनाया, लंब बटे आधार। अब कोण के सामने सदैव लंब होता है, तो एल बटे कितना हो गया, आर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एल बराबर आ जाएगा आर tan थीटा, क्या आ जाएगा, आर tan थीटा। थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन ये हो जाएगा dl बाई डी थीटा और इंटू कितना हो जाएगा, आर कांस्टेंट है, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ से dl बराबर आ गया कितना, आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक। अब देखो यहाँ से दो मान निकाले आपने, एक ये मान निकाला आर वाला और एक ये dl। आर व dl का मान समीकरण नंबर 1, आर व dl का मान कहाँ पे, समीकरण नंबर 1 में रखने, ठीक। अब समीकरण नंबर 1 में जब रखेंगे तो देखो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई ऐसे है, ठीक है। भाई समीकरण नंबर 1 कहाँ है, चेक करो, यही है, इसमें रखना है आपको। यहाँ डीएल और आर का मान रखना है, दो मान रखते हैं, रख लीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पे आप रखेंगे तो म्यू नॉट अपान 4 पाई और समीकरण नंबर 1 पे रखना है ना, तो देखो म्यू नॉट अपान 4 पाई और इस तरीके से ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई और आई बाई ए, आई, ठीक है। आई अपनी जगह पर हो गया, हाँ। और उसके बाद फिर डी आई डी एल रखेंगे, डी एल की जगह पर आया है ए सेक स्क्वायर थीटा। देखो ये देखो आया, डी एल का मान आया है ए सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। आर की जगह पर अगर वैल्यू ही रखेंगे ए सेक स्क्वायर थीटा, एक मिनट को बता रहा है, 1 सेकेंड। देखो आधार बटे कर्ण होगा ना तो एल नहीं होगा, देखो tan थीटा वाला लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार एल बराबर आर tan थीटा है ना, एल बराबर ए लंब बटे आधार, एल बाई ए होगा ना, ये तो कर्ण है, ये गलत हो गया, ए लिखा जाएगा, यहाँ पर ए आएगा, तो यहाँ पर भी ए आएगा, यहाँ पर भी ए आएगा और ये हो जाएगा आपका ए सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो आइडियल और साइन थीटा, आइडियल क्या हो जाएगा आपका, आइडियल और साइन थीटा नहीं, आइडियल कॉस थीटा, समीकरण नंबर 1 में कॉस थीटा और इंटू कितना हो जाएगा डी थीटा और बटे में आ जाएगा आर की वैल्यू, आर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा। वैल्यू रख के देख लीजिए, ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल, सेक स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, मतलब सिंपल से बचा क्या, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई और ये बचा आपका आई अपान ए, ठीक है। और यहाँ पर आई अपान ए और साथ में बचा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये सूक्ष्म खंड के कारण इतना निकला, ठीक है। अतः पूरे चालकता के कारण निकालो, अतः पूरे चालक के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र याद कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी है ना, दोनों पक्षों का इंटीग्रेट करेंगे, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई ए, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब तो थीटा में परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है इस पे ध्यान दो, ठीक है। देखो यहाँ से थीटा शुरू होगा, थीटा 1 से थीटा 2, देखो थीटा 1 से थीटा 2। अब थीटा 1 एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज नापा जा रहा है, तो हमेशा क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। भाई हम चांदा रखते हैं तो इधर से इधर को नापते हैं ना, इधर से इधर नेगेटिव नापते हैं, समझ में आएगी नहीं है, ठीक। तो थीटा 1 से थीटा 2 क्लियर है, ठीक। तो लिमिट जो लगेगी वो कितनी लगेगी आपकी, 5 से कितने, -5 से कहाँ तक 5 तक, ये लग जाएगी आपकी, और यहाँ 0 से b होगी, क्लियर है, ठीक। अब चलो देखो बेस प्लॉट देखते हैं, यहाँ पे आ जाए, चलो। अब अगर हम बात करें यहाँ पे लिखना शुरू करें, तो अगर इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है तो इंटीग्रेशन डी बी बराबर कितना हो जाएगा बी, ठीक। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई और आई बाई ए अपनी जगह पर, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है,
साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा। तो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा, और लिमिट चालू होगी 5 1 से, -5 1 से 5, लिमिट अप्लाई कर दो इस पर, ठीक है। तो हो जाएगा b इक्वल टू μ0/4 आई वही कितना a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब साइन 2 माइनस का साइन ब्रैकेट में -5। आपने पढ़ रखा है कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। इस केस में b इक्वल टू μ0/4 आई बाई ए, ये हो जाएगा आपका आई बाई ए। अब ब्रैकेट में बचा आपका साइन 1 और प्लस का साइन 5, भाई ये प्लस हो गया ना, तब चार्ज कर लो साइन 5। ये आपका बेसिक सूत्र आ गया, बेसिक सूत्र, ठीक है। यहाँ से कुछ कंडीशंस हैं, उनको देखेंगे, ठीक है। ये बेसिक सूत्र आपका जो था यही था डेरिवेशन में, ठीक है। अब देखो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, ध्यान देंगे। देखो ये जब चालक तार ए बी की दोनों ओर अनंत तक हो, जब चालक तार ए बी कहाँ हो, दोनों ओर अनंत तक हो, तब क्या होगा देखिए। देखो जैसे मान लो चालक तार ए बी, ए और बी, नीचे भी इन्फिनिटी तक गया हो, ऊपर इन्फिनिटी तक गया हो, ठीक है। तो देखो अब ये पॉइंट जो होगा, अब ये जाके ऊपर कहीं मिलेगा, ये नीचे मिलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90, मतलब जो सिरे से मिल रहा था वो कहीं जाके ऊपर मिलेगा ना, तो ये भी 90, मतलब 5 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 2 बराबर 90। तो दैट मीन्स अब फार्मूला जो होगा P इक्वल टू ये हो जाएगा μ0/4 आई अपान ए, और साइन 90 और प्लस साइन 90 दोनों के मान एक होते हैं, मतलब P इक्वल टू μ0/4 आई बाई ए, और दोनों का 1 + 1, 1 + 1 मतलब 2, मतलब P इक्वल टू नया फार्मूला मिला μ0/4 2 आई बाई ए, ठीक। ये एक कंडीशन पे निकला एक फार्मूला, ठीक है। अब देखो कंडीशन नंबर 2, केवल एक सिरे से, अगर एक सिरे से केवल जो है कहाँ पर हो, जब देखो अगर P बिंदु जो है वो चालक तार के किसी सिरे पर हो। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि P बिंदु जो है चालक तार के किसी सिरे पर हो, यदि P बिंदु, कंडीशन नंबर 2, यदि P बिंदु चालक तार के किसी सिरे पर हो, चालक तार के किसी सिरे पर हो, ध्यान दो, जैसे मान लो ये चालक तार है ना, ये ए बी है ना, ए और बी। अब जरा सोचिए अगर हम पी पॉइंट यहाँ पर ले लें, एक साइड में इन्फिनिटी तक गया है, एक साइड में कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी, दूसरा फिक्स है, यहाँ पे पी पॉइंट ले लें, देखो ये वाला एंगल तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाला कहाँ पर जाएगा, 90 पे ही जाके इन्फिनिटी तक जा रहा है ना ये वाला, तो इन 90 पे ही मिलेगा। मतलब आप देखेंगे तो एक एंगल हो जाएगा आपका 90, समझ में आया कि नहीं है। 5 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, ये वाला ऊपर, और दूसरा 5 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। और इस केस में फार्मूला μ0/4 और आई अपान ए, और अब हो जाएगा साइन 90 और प्लस साइन 0, ठीक। साइन 90 का मान 1, तो फार्मूला बना P इक्वल टू μ0/4 आई बाई ए। मतलब तार के एक सिरे पर अगर याद करना तो इसी फार्मूले का यूज़ कर लेंगे, 2 नहीं लगाएंगे। समझ में आया कि नहीं है। अब इस पे थोड़े थोड़े अनुप्रयोग हैं जो कि मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, क्लियर। अब नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ तक आप सभी लोग अच्छे से मेहनत से तैयार करिए, ओके।